नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 9 मई 2021 और यहां पर 8 मई 2021 को आपके सवाल मेरे जवाब वाले सेक्शन में, यानी कि सैटरडे को कल जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन सारे लोगों के व्यूवर के क्वेश्चन का आंसर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जिन लोगों ने रूल के हिसाब से लिखे, यहाँ पे जो रूल लिखे हुए उसके हिसाब से भेजे, उन सारे लोगों के सवाल सेलेक्ट हुए हैं। बाकी लोगों के सवाल रिजेक्ट हो गए, उनके लिए सॉरी। तो वो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के, मैं अपना व्यू बताऊंगा। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। 115 एपिसोड है आज का जो ये सीरीज़ है, 115 एपिसोड ये कंटिन्यू होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कौन सा सवाल पहला है और क्या मेरा व्यू हो सकता है। दूसरा बता दूँ कि अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन आर के ट्रेडिंग को डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले से, और वहाँ पे आप जाके आपको स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। कुछ लोग टेलीग्राम व्यूवर्स होते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे भी कॉल मिलते हैं। लेकिन मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। कोशिश करिए कि आप मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते, देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है और मेरा क्या व्यू बन सकता है उस पर। सबसे पहला सवाल सुदीप जी ने वेस्ट बंगाल कोलकाता से लिखा है, और ये मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है। बहुत बहुत थैंक यू। इनका सवाल है कि गुड मॉर्निंग, हैव होप यू आर फीलिंग बेटर। थैंक यू सर। क्या कोई ऐसा ट्रिगर हो सकता है? सर ऐसा तो कोई भी ट्रिगर हो सकता है विदाउट द प्राइस शोइंग ऑन चार्ट, बिल्कुल हो सकता है। फॉर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि 1672 रुपये का इन्होंने एसएल लगाया था चार्ट पर 1672 एसएल 1672 एंड चार्ट शोज प्राइस 1670, बट एसएल इज ट्रिगर, यानी कि इफ़ यस देन कैन यू प्लीज़ एडवाइज वाई हाउ इट हैपन। एंड इसको स्लिपेज प्रॉब्लम कहा जाता है सर। मैंने कई बार अपने वीडियो में भी दिखाया, खुद मेरे भी कितने बार एसएल कटे। इसको कहा जाता है स्लिपेज प्रॉब्लम। क्या कहा जाता है? स्लिपेज प्रॉब्लम। ठीक है, स्लिपेज प्रॉब्लम होता है क्या कि देखिए, जब भी ऑर्डर ट्रिगर होता है बायर और सेलर के ऑर्डर से ट्रिगर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है एसएल आपने 1670 पे स्टॉप लॉस रख दिया। ठीक है, सब मान के चलते हैं इतना पे एसएल, और प्राइस आपका 1672 ही ऐसे आया। लेकिन कोई ऐसे व्यूवर है जिनको यहाँ पे भी पसंद है लेने के लिए, वो एक स्लिपेज ऑर्डर डाल देता है कि राउंड नंबर तक में आएगा तो आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ 1672 से 1670 के बीच में अगर उसने मल्टीपल ऑर्डर डाल रखे ना, तो वो आपका स्लिपेज में काट देगा, और काट के तुरंत देखेंगे एक लंबी सी ऐसी स्पाइक बन जाती है, मतलब नीचे से सिर्फ बॉडी ये विक्स बन जाती है, यानी कि वो स्लिपेज में चला गया। इसका हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा भी मैं बहुत बार करता है, आप लोगों ने लाइव सेशन अगर ध्यान से देखा हो, मेरे पुराने व्यूवर लोग भी जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं, कई बार वीडियो भी बना चुका हूँ। इसको कहते हैं स्लिपेज प्रॉब्लम। इससे आप बच नहीं सकते, वो कटेगा ही कटेगा। तो इसके लिए एक सिंपल से उपाय होता है कि कभी भी ना राउंड नंबर है ना, राउंड नंबर का स्टॉप लॉस नहीं लगाइए। कोशिश करिए जब भी कि राउंड, जैसे आपने 1670 लगाया, आप हो सकता था एक प्रिकॉशन ले सकते थे और यहाँ पे आप रख सकते थे 69 है ना, 0.25 इस तरह से। तो वो स्लिपेज प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा कभी कभी बच जाता है अगर राउंड नंबर से आप कोशिश करते हैं दूर रहने का। तो राउंड नंबर ना लगाया करें, और स्लिपेज का कोई उपाय नहीं, वो कटेगा। इसलिए इसको आप जो है कोशिश करिए थोड़ा सा इवन नंबर नहीं लगाने, ऑड नंबर लगाने का। ठीक है ना, ऑड नंबर लगाएंगे तो मैक्सिमम टाइम्स बचने के चांसेस बचेंगे। आपको कितना बार देखा होगा लाइव सेशन में, काट के ठीक उसी जगह से हम लोग का भी ऊपर चला जाता है। तो वही चीज़ होता है, सेम प्रॉब्लम, वो स्लिपेज प्रॉब्लम कहते हैं सर, ऐसा होता है। आगे बढ़ूँगा, और अगला सवाल है दीपक जी बेंगलोर से लिख रहे हैं कि जिंदल स्टील एंड पावर परचेज 100 किया है 484 पर, 484 रुपये पर जिंदल स्टील एंड पावर को ख़रीदा है एक वीक के लिए, सिर्फ एक सप्ताह के लिए इन्होंने ख़रीदा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तभी तो जिंदल के सारे मेटल स्टॉक में
आग लगा हुआ है तो वेट करिए। 484 पर आपने लिया, ठीक उसी जगह पर से लिया है जहाँ पर उसका हाई है, शायद आपका प्राइस वही है ना, हाँ 484। थोड़ा सा नीचे आ गया इसलिए शायद आपका ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वेट कर लिए। 460 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड रखिए। 460 के नीचे जाने पे प्रॉब्लम करेगा, 460 के नीचे अगर ये नहीं जाता है 460 के नीचे तो सही रहेगा। तो अब 460 का एक एसएल लेके चल सकते हैं। वहाँ से ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस की बात करें तो 440 का बनेगा, 440 का बनेगा। 440 के नीचे आने पे ये खतरनाक हो जाएगा। हाँ, वापस अगर ये 485 490 ब्रेक करता है तो 520 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। अब समस्या है कि आपका सिर्फ एक सप्ताह का है, अभी एक सप्ताह में देखिए क्या हो सकता है। अभी तो मार्केट कल खुलेगा तो पता चल जाएगा। आगे बढ़ूंगा। और अशोक सलूंकी से ने अगला सवाल भेजा है पुणे महाराष्ट्र से कि अपोलो हॉस्पिटल के 20 शेयर हैं, बाइंग प्राइस 3318 और हिंडाल्को के 70 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस 380। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टारगेट और एसएल क्या होना चाहिए? अपोलो हॉस्पिटल में और हिंडाल्को दोनों में ही आपको होल्ड रखना चाहिए मेरे ख्याल से। अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छे मोमेंट में चल रहा है और चलिए चेक करते हैं अपोलो हॉस्पिटल को हम लोग। और कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो जितना पेशेंट आ रहे हैं तो सारे लोग हॉस्पिटल ही जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे। तो 3318 पे लिया है, क्लोजिंग उसी के आसपास की है। 3200 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड रखिए। एक बार वापस 3400 को अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको ये 3500 से 3600 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। रही बात हिंडाल्को का, तो मेटल आईटी फार्मा वाला अगर वीडियो आपने देखा है तो ज़रूर देखिए। यहाँ पे मैंने बताया भी था कि वापस से ब्रेकआउट आएगा और एक अच्छा ऊपर की साइड में टारगेट जाएगा। 380 पे लिया, 405, 25 पॉइंट का प्रॉफिट आप कमा रहे हैं तो एंजॉय करिए अभी प्रॉफिट को। स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट अगर कर सकते हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट करिए 380 के आसपास में और होल्ड रखिए हिंडाल्को को। आपको आगे ये अच्छे टारगेट और भी दे सकता है। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल फीडबैक देते चले जाइए आप लोग। पी के फरीदाबाद, देखिए सर ये पी और के साहब नाम बदल लेने से कुछ नहीं होता, आप अपने नाम पर फोकस रखिए सर। अगर आप नाम बदलते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नाम बदलते हैं तो इससे ऐसा नहीं होता है कि आपकी पहचान छिप जाती है, नहीं, पहचान वही रहती है आपकी। और अगर आप अपने नाम का वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई आपका वैल्यू नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो आपका ओरिजिनल नाम है उसको वैल्यू करिए, है ना। बार बार नाम बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप समझ सकते हैं मेरा इशारा। तो नाम मत बदलिए, अपने नाम को देखिए। नाम जो है ना बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है इस संसार में, माँ बाप के थ्रू। अगर आप उसको बिगाड़ेंगे अपने नाम को तो फिर लोग आपके नाम को वैल्यू नहीं करेगा, फिर लोग आपको वैल्यू करना बंद कर देगा। तो नाम मत बिगाड़िए, अपना जो नाम है ओरिजिनल वो नाम के साथ हमेशा रहिए, बने रहिए। खैर चलिए आगे आपका सवाल ले लेता हूँ। व्हाट लेवल वी शुड इंटर इन सन टीवी। सब आपका पहला सवाल है कि सन टीवी में किस लेवल पर इंटर होना चाहिए, आपको कौन से लेवल पसंद आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म आउटलुक फॉर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL यानी कि हिंद पेट्रो का मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर भी और टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। बंधन बैंक के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, ये दोनों ही स्टॉक्स के बारे में मैंने बता दिया है। अब रहा बंधन बैंक अभी किस लेवल पे है, आप लोगों को लग रहा होगा ये काफ़ी गिर रहा है उठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लंबा व्यू रखा है आगे आने वाले समय में आपको लगता है कि नहीं बैंकिंग ये सारे कोरोना ठीक हो जाएगा फिर बैंकिंग भी सही चलेगा तो बंधन बैंक बिल्कुल होल्ड रख के चलिए। 320 एक हर्डल रेजिस्टेंस है, 320 को ये ब्रेक कर देगा, 340 360 तक के टारगेट आपको आराम से दिखाई देगा। नीचे एक स्टॉप लॉस बनता है 280 रुपये का, वो खास माइनर नहीं है। अगर आपका व्यू बहुत अच्छा क्लियर कट लंबा व्यू है, आगे का व्यू है तो 280 को स्टॉप लॉस बड़ी बात नहीं है। हाँ आगे अगर क्लियर अगर ये 320 का ब्रेकआउट कर लेता है तो आप आगे आने वाले समय में आप इसको वापस से पुराना रुतबा हासिल करते हुए बंधन बैंक को ज़रूर देखेंगे। हिंद पेट्रो का मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ था और वो अच्छे खासे रैली में भी चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज में मिल गया होगा। तो ऊपर की साइड में 260 का इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। हिंद पेट्रो में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दूसरा है सन टीवी है आपका, तो सन टीवी में तो अभी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिख रहा है। 2 ही टीवी है, एक सन टीवी एक जिल, दूसरा कोई टीवी ही नहीं आता है। एक आता है वो टीवी 18 वोल्ट का, वो सब उतना बैटिस करता नहीं।
तो सन टीवी में अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा रिजेक्शन का माहौल है, अभी कोई भी सही जगह नहीं है सन टीवी में। बहुत ज़्यादा हुआ कि नहीं लेना ही लेना है, बिना लिए पेट में दर्द हो जाएगा, नहीं लेंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, तो 520 के ऊपर ले लीजिएगा, थोड़ा पेट में आराम आएगा। 520 के ऊपर जाएगा तो 540 560 तक के लेवल आपको फिर दिखाएगा सर। ठीक है पीके साहब, और अगेन रिक्वेस्ट करूँगा अपने नाम को बर्बाद मत करिए, नाम जो ओरिजिनल है आपका वो नाम लिखिए, अच्छा रहेगा। नाम बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है सर, इससे क्या होता है माँ बाप का जो नाम दिया हुआ रहता है ना उनकी बेइज्जती होती है। तो जो नाम दिया गया है उस नाम के साथ कभी खिलवाड़ मत करिए। आगे बढ़ता हूँ। विवेक कुमार जी अमृतसर पंजाब से लिख रहे हैं कि पीएफसी को बाय किया है 107 पर 3 मंथ के लिए, इसका टारगेट और स्टॉप लॉस। ठीक है उज्जीवन बैंक को बाय किया है 35 के प्राइस पर, क्या कर देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। अच्छा बाटा को बाय किया 1270, एडलवाइज। सारे स्टॉक्स होल्ड रखने के लायक हैं, सारे स्टॉक, कुछ भी नहीं, सारे स्टॉक को होल्ड करके रखिए। पावर फाइनेंस हो जाए, उज्जीवन बैंक हो जाए, बाटा हो जाए, एडलवाइज हो जाए, लाओपाला हो जाए, कैनफिन हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब अच्छे स्टॉक्स हैं। कैनफिन में आपने कॉल दिया था, उसमें 1800 का प्रॉफिट बनाया। ठीक है सर। अब बाटा को बाय किया 1270 पर, कोई दिक्कत नहीं। पीएफसी सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में गिरेगा उठेगा ये सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 107 पर लिया है ना, हाँ 110 चल रहा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 115 के ऊपर जाएगा और अच्छी रैली आएगी, 120 से 125 तक का टारगेट आपको पीएफसी में दिखाएगा। दूसरा स्टॉक है उज्जीवन, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, मैं इसमें शॉर्ट टर्म बात ही नहीं करता हूँ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में जब भी बात करता हूँ लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ये सब छोटा सा बैंक है सर, 35-36 रुपये का, इसमें से क्या आप शॉर्ट टर्म करेंगे। इसको जब भी करिए लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, लंबा समय के लिए करिए, और अच्छा सोचिए कि नहीं है कुछ आपके पास, ये स्टॉक है ही नहीं, भूल जाइए लेके। अगर भूल सकते हैं तो नहीं, भूल सकते हैं तो उंगली करते रहिए बैठ के, कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी उंगली करने से ये जाएगा नहीं तेज़ी से, है ना, इसलिए इसको लेके भूलना है। अगर भूलना आता है तो आप इसको भूल जाइए और 2-3 साल बाद इसको देखिएगा, अभी बिल्कुल भी मत देखिए इसको। बाटा को 1270 के प्राइस पे बाय किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो बाटा को ऑलरेडी मेरा सारा व्यू क्लियर कट है, ऑपरेशन बाटा करके मैंने दिया था, उम्मीद है आपने देख लिया होगा, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ऑपरेशन बाटा है ना, ऑपरेशन बाटा करके मैंने एक वीडियो बना कर दिया था। एडलवाइज बाय करना चाहता हूँ, किस प्राइस पे बाय करें। एडलवाइज अभी सारे ब्रोकर वाले जो बैंक ये है स्टॉक है सब में आग लगा है, क्योंकि सबको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में ही पैसा बन रहा है। सारे लोग धड़ाधड़ अकाउंट खुलवाते जा रहे हैं, है ना, चाहे वो एडलवाइज रहे, चाहे वो कौन कौन मोतीलाल ओसवाल रहे, सारे जगह एकदम फटाफट अकाउंट खुल रहा है। खुलते जाइए, एडलवाइज में भी नज़र रखिए, लेकिन एडलवाइज 65-66 के ऊपर जाने के बाद 70 का टारगेट देगा। अभी थोड़ा सा नीचे की साइड में कमजोरी है, एक बार ये 65 को ब्रेक करेगा तो 70-75 तक के टारगेट आपको एडलवाइज दिखाएगा। और एडलवाइज के बाद है लाओपाला, बिल्कुल लाओपाला को होल्ड रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाओपाला अच्छी कंपनी है, लाओपाला वार्जी कंपनी। देखिए कोई भी ख़राब कंपनी रहेगी तो मैं दूंगा क्यों, पहली बात तो ये समझिए, है ना, ख़राब कंपनी क्यों सेलेक्ट करना। और हाँ अच्छी कंपनी भी गिरती है, बाटा जैसा कंपनी गिरी, है ना, रिलायंस जैसा कंपनी गिरी हुई, तो इसका अंदर थोड़ी कंपनी ख़राब हो गया नहीं। अगर आपका व्यू सही है, आपने उसके पीछे जो चीज़ें देखा है वो वैलिड है तो दिक्कत नहीं। एक बार 240 ब्रेक हो जाए लाओपाला आरजी 260-280 तक के टारगेट आपको आराम से आपको दिखा सकता है। आगे बढ़ूँगा। और कैनफिन होम, हाँ कैनफिन होम बिल्कुल बने रहिए। कैनफिन होम अगर आपको दोबारा लेना है तो ले सकते हैं, 1800 का प्रॉफिट बनाया, बहुत बढ़िया बात है। बाकी आपकी तबीयत कैसी है, आपने ख्याल रखिए। आपके लाइव वीडियो देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका बाटा ऑपरेशन बहुत अच्छा था, उससे बहुत कुछ सीखा, थैंक यू सर। आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल, हाँ राहुल पटेल जी सिटी अहमदाबाद से लिख रहे हैं, मैं आपके ये सेशन देखता हूँ काफ़ी ईयर से एंड सीखने को भी काफ़ी मिलता है, थैंक यू सर। क्या हम SIP के थ्रू एक कैपिटल बनाएं और फिर उससे कोई स्टॉक्स ले लें, ये थिंकिंग सही है या गलत, कुछ बताएं इसके रिगार्डिंग। बिल्कुल SIP के थ्रू अगर आपको कैपिटल बनाते हैं तो उसको फिर अच्छे स्टॉक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। और एक बात बताइए कि SIP में भी तो स्टॉक ही रखते होंगे, SIP में गलत फहमी तो नहीं पाल रखा है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड। हाँ SIP में भी
स्टॉक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, और म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं सर। इसलिए ये गलतफहमी तो नहीं है ना कि एसआईपी मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड, आप उसके अंदर ही तो स्टॉक भी रखा होगा आपने। अगर आपको लगता है उस कैपिटल जो भी आपने गेन किया है अब वो सब को हटा के कोई एक या दो स्टॉक्स में लगाना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे छोटे देखिए, छोटे छोटे अमाउंट से अगर साल का जैसे एक टारगेट मान लेता है 1000 रुपये महीना, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। 1000 रुपये महीना का मान के चलते हैं कि आपने SIP स्टार्ट किया 1000 का, और वो 12 महीना किया तो हो गया 12,000 रुपये इतने होगा ना। तो अगर किया तो फिर 12,000 रुपये हो गए। अब ये 12,000 रुपये एक साल में आपके हाथ में आ गए। आप इसको चाहते हैं कि अब इससे एक अच्छा स्टॉक्स ले लें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये हर साल आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये अच्छा तरीका होता है लंबा समय में लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा कैपिटल बनाने के लिए। ये एक छोटा लेकिन बेहद ही इफ़ेक्टिव फार्मूला है कि छोटे छोटे अमाउंट को एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट करिए और फिर उस बड़े अमाउंट से एक अच्छे स्टॉक्स में, एक अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए और उसको भूल जाइए। क्या करिए, उसको भूल जाइए। भूलिए इसलिए क्योंकि आपने वो स्टॉक्स क्वालिटी वाले लिए। जब भी चुनेंगे ना लीडर वाला चुनिएगा स्टॉक, जब भी लीजिएगा लीडर लीजिएगा, चिरकुट वाला मत लीजिएगा। चिरकुट लेंगे तो हर वक्त आपको रिफ्रेश कर करके देखना पड़ेगा गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया, है ना, ऊपर गया कि नहीं। तो जब भी लेंगे अपना मेहनत का पैसा, चूँकि आपने 1 साल बचाया, 1 साल बचा के आप खरीद रहे हैं, तो आप हमेशा उससे बढ़िया क्वालिटी वाला स्टॉक जरूर सेलेक्ट करें। और ये एक अच्छा प्रोसेस है, आप बिल्कुल आगे बढ़िए इसके साथ, अच्छा काम करेगा ये। आगे सवाल बढ़ूँगा और अगला सवाल है वेक्टर फूड। ओके ठीक है, वेक्टर फूड को क्या CMP पर बाय किया जा सकता है क्योंकि ने अभी ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट किया है? क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है? इसका SLR टारगेट क्या होगा? एक सवाल, और आपने एक पोर्टफोलियो दिया था महिंद्रा ग्रुप का, क्या इसने करेंट मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहिए? मतलब अभी भी कहीं कुछ कंफर्मेशन का वेट किया जा रहा है क्या मैम? साइने बंसल फ्रॉम चंडीगढ़, अभी भी आपको कंफर्मेशन चाहिए। किस बात का कंफर्मेशन चाहिए? अगर ये आप कंफर्मेशन ढूंढेंगे ना तो बहुत सारे स्टॉक टारगेट देके घूम के नीचे चले आएंगे, फिर आप कंफर्मेशन का ही वेट करते रहेंगे। फिर आपको लगेगा अरे राइट टाइम कब आएगा, पता नहीं। लोग राइट टाइम का वेट करते रहते हैं, पता नहीं। मैंने कई बार अपने व्यूअर को बोला है कि कभी भी कोई भी राइट टाइम सामने से आपको नहीं बोलेगा कि वो आपका राइट टाइम है ना। आपने जब शुरू किया वहीं से राइट टाइम शुरू हो जाता है। कभी भी राइट टाइम का वेट मत करिए। आपने हाथ डाल दिया, राइट टाइम वहीं से शुरू हो गया। हाँ, आप वेट करते रहेंगे कि आके दरवाज़ा खटखटाएगा समय और कहेगा देखो मैं हूँ राइट टाइम, तो फिर वो बैठे रहिए, कभी नहीं बोलेगा आपको। वो बगल वाले दरवाजे में चला जाएगा, है ना, जिसका गेट खुला होगा उसमें चला जाएगा। तो वो ऐसे मत करिए। कभी भी 50 बार कंफर्मेशन का वेट मत करिए। करेंगे कंफर्मेशन का, स्टॉक कब टारगेट से घूम के वापस आ जाएगा और आप कंफर्मेशन में वेट करें, तो नहीं। कभी भी राइट टाइम का वेट मत करिए। जब भी अभी सारा पैसा एक बार में तो नहीं लगाना है ना, सारा पैसा तो एक बार में लगाना भी नहीं होता है। तो जब भी लगाइए थोड़ा थोड़ा करते जाइए, हर एक लेवल पे लगाइए, इसलिए आपका राइट टाइम वहीं से शुरू हो जाएगा। अब रहा वेक्टर फूड। वेक्टर फूड लॉन्ग टर्म रखिए, बिल्कुल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया वेक्टर फूड में, और अच्छे टारगेट। अगर आप बिस्किट वगैरह खाती हैं, पसंद करती हैं, आपको लगता है वेक्टर फूड का क्वालिटी बिस्किट आती है, तो आप उसको ज़रूर पैसा लगाइए, ज़रूर उस पर होल्ड रखिए। और वेक्टर फूड के चार्ट के हिसाब से अगर आप यूज़ कर रही हैं, देख रही हैं, तो बिल्कुल वेक्टर फूड पे आप यूज़ करके चल सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम भी अभी उतना तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, सस्टेन करने लग जाए 400 410, तो फिर अच्छे टारगेट 440 480 तक के भी टारगेट आपको वेक्टर फूड ज़रूर दिखाएगा। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। हालांकि फीडबैक देने में कमजोरी महसूस होती है लोगों को, लेकिन फिर भी फीडबैक जरूर दे वीडियो कमेंट सेक्शन में। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन RK ट्रेडिंग को ज़रूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा मोबाइल एप्लीकेशन का, और गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है। सुनील शर्मा साहब बलिया UP से लिख रहे हैं कि APL अपोलो को 1258 पे बाय किया है, CESC बाय किया है 652 पे, शॉर्ट टर्म लेवल कहाँ तक है? ओके, 1258 APL। तो आप मेरा मेटल फार्मा IT स्टॉक ज़रूर देखा करिए, उसमें मैं APL अपोलो को अक्सर बताता रहता हूँ, हमेशा रोज़ बताता हूँ। APL अपोलो सबसे पहला स्टॉक ही मेटल का यही है, APL अपोलो। तो कृपया कर थोड़ा टाइम निकालें अपने लिए और वीडियो देखिए, तो इसमें आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। 1400 के ऊपर मैंने पहले भी बोला था,
आपने 1258 पे लिया, 1280, 30 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 1400 एक बार अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो आपको ये 1460 और 1500 तक के भी लेवल APL अपोलो आपको दिखाएगा। दूसरा आपने CESC लिया है तो ठीक है, CSC लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 652 पे लिया, 654 उसी के आसपास है, होल्ड रखिए। CSC एक अच्छा प्रॉफिट बना कर दे सकता है। 680 तक का नेक्स्ट टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 640 के आसपास का लेके चल सकते हैं नियर में। मुंबई से तौफीक अब्बास साहब लिख रहे हैं कि अजंता फार्मा को 2024 पर शॉर्ट टर्म के बाउट किया, 2024 पर शॉर्ट टर्म भी, प्लीज़ सजेस्ट स्टॉप लॉस। अच्छा, तो अजंता फार्मा तो मैंने 1800 के ऊपर ही दिया था सर। आपने अगर मेरा फार्मा मेटल IT वाला वीडियो नहीं फॉलो किया तो ये शायद आपकी गलती है। मैं अक्सर अजंता फार्मा को 1850 सॉरी हाँ इसके 1900 के ऊपर ही दिया था कि भाई 1900 के ऊपर जैसे निकलेगा आपको बाय करना है, 2000 के टारगेट मिलेंगे। तो वो 2000 वाला टारगेट आ गया। और लास्ट थर्सडे को याद है मैंने बताया भी था फ्राइडे के लिए कि भाई अभी इसमें कुछ मत करिएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएगा। तो अभी देखिए अब 2000 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना रहा है। अगर एक बार ये नीचे 2000 नीचे आता है ना थोड़ा, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। आपने लिया है 2024 पे, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ जब तक ये 2045 या 50 ब्रेक नहीं करेगा ना तो ये मुसीबत में रहेगा। तो ध्यान रखिएगा 2000 के नीचे आने पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, या 2000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता रह जाता है तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अहमदनगर महाराष्ट्र से अतुल गोडे साहब लिख रहे हैं अगला सवाल कि इरकॉन कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है, ठीक है, 1:1 का CMP 89, रिकॉर्ड डेट है 21 मई, ठीक है। तो अभी बाय कर हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए एक रिकॉर्ड डेट मतलब है 21 तारीख तक में कंपनी के लेज़र में आपका नाम होना चाहिए, बस 21 मई जो रिकॉर्ड डेट है उस तारीख तक में कंपनी के लेज़र, जब हम लोग कोई शेयर खरीदते हैं ना तो वो कंपनी के लेज़र में चला जाता है। आप क्योंकि उसके ऑनर हो गए ना तो वो उसके लेज़र में चला जाता है। तो उसके लेज़र में भाई 21 तारीख तक आपका नाम आ जाना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो आपको मिल जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। अब मान लेता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा 21 को ना डेट है तो कोई दिक्कत नहीं, 20 को खरीदेंगे। सर 20 को खरीदेंगे ना, वो 21 को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि 3 दिन लगते हैं शेयर ट्रांसफ़र होने में, पता है ना, T+2 वर्किंग डेज। तो आप अगर 20 को खरीदेंगे तो वो कंपनी के लेज़र में कब जाएगा, 22 को जाएगा। तो 22 को जाएगा तो आपका लिस्ट तो नाम 21 तक का डेट है ना, बात समझिए। तो आपको उसके पहले लेना होगा, ठीक है। तो अगर 21 तक में डेट नाम आ जाता है तो आपको मिल जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं। और क्या बेनिफिट होगा, कोई नहीं सर, व्यू आपको मिलेगा, वो बोनस मिलेगा। अगर आपका नाम आ जाएगा तो बोनस मिलेगा, और क्या मिलेगा। जो 1:1 है तो 1 शेयर का बदला 1 शेयर मिलेगा, और अगर बाद में बाय करते तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यही बात है। VK खत्री साहब दिल्ली से लिख रहे हैं कि मान लो मैंने इन्फोसिस का, सर आपने सवाल वही लिखा है, सिर्फ क्या किया है ना कि आपने आज से लगभग 1 महीना पहले एक कॉलगेट के जगह पे अब इन्फोसिस को रख दिया है। काम सारा कुछ वही है आपका टोटल, आप इसको दिल पे नहीं लीजिएगा VK खत्री साहब, टोटल काम आपने वही किया है। सिर्फ क्या किया है कि शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कॉलगेट एक शेयर था आपका, उसके जगह पे आपने इन्फोसिस को रख दिया है, बाकी सब चीज़ वैसे ही। तो जो उस समय आंसर मैंने आपको दिया था, मैं फिर आपको वही आंसर करूँगा इस मामले में कि देखिए मैं तो पहले बाय करता हूँ, सेल तो करता नहीं, ठीक है। कॉल पुट जो भी होता है मैं बाय करता हूँ, सेल तो मैं करता नहीं। और आपने यहाँ किया है सेल, तो पहली बात तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। दूसरा, जो बाय करते हैं ना तो बाय में जो प्रीमियम लगता है, मेरा लॉस वही होता है। बाय में जो प्रीमियम लगता है, अगर मेरा लॉस हो गया तो मुझे वो प्रीमियम ही देना पड़ेगा। लेकिन जब सेल करते तो सेल में अनलिमिटेड रिस्क होता है, और रिस्क वही लेता है जो अनलिमिटेड, जिसको या तो नॉलेज है या तो सबसे ज़्यादा जानकारी रख रहा है, तभी वो रिस्क भी ज़्यादा लेता है। तो अगर आपने सेल किया है तो इसका मतलब या तो आपको पूरी जानकारी थी इसके बारे में, तो अब आप जान लीजिए अगर वो लॉस हो गया ITM तो आपको वो देना पड़ेगा सर। आपको उसका शेयर खरीद के कोई फ़ायदा नहीं, वो तो आपके अकाउंट से कटना पड़ेगा पैसा सेल के कंडीशन में। इसलिए जब भी मेरा मानना होता है कि आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, कम रिस्क लेना चाहते, तो आप बाय पे फोकस करिए, ठीक है। चाहे पुट बाय करिए चाहे कॉल बाय, क्योंकि प्रीमियम ही जाए ज़्यादा से ज़्यादा, आपका अनलिमिटेड लॉस ना जाए। और जो सवाल आपने भेजा था पोलपाल में, सेम चीज़ वही किया आपने इन्फोसिस में, सिर्फ स्टॉक का नाम बदल दिया आपने। यशवंत राउत साहब पुणे से लिख रहे हैं कि आई परचेज बैंक ऑफ इंडिया 100 से, ठीक है। 70 के भाव पे आपने बैंक ऑफ इंडिया को यशवंत राउत जी ने खरीदा है, बहुत बढ़िया बात है।
प्लीज़ सजेस्ट टारगेट सर। तो बैंक को आप बैंकिंग वाला वीडियो ज़रूर देखते होंगे मेरे ख्याल से, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, देखिए बैंक ऑफ इंडिया यहाँ मैंने लगाया, हाँ, और आपने लिया है 70 के भाव पे ना, 100 से, कोई दिक्कत नहीं है, 70 के भाव पे। मैंने इसके बारे में पहले भी बोला है, 1000 बार बोला कि भाई जब तक ये 75 ब्रेक नहीं करे, जब तक ये 75 ब्रेक नहीं करे हम लोग पोजीशन नहीं बनाएंगे। मैंने कई बार बोला है इसे अपने वीडियो में कि 75 जब तक ये ब्रेक नहीं करे पोजीशन नहीं बनाए, लेकिन आपने कर लिया है तो अब स्टॉप लॉस लगा लीजिए 60 के आसपास का, और कुछ भी नहीं कर सकते। 60 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। और एक बार 75 ब्रेक हो जाएगा तो 80-85 तक के भी टारगेट आपको दिखाएगा सर। सेबी का नया रूल क्या है, उसका स्मॉल इन्वेस्टर पर क्या प्रयोग, कहाँ सेबी के चक्कर में पड़े हैं मुकेश मदेवर साहब। 1000 बार आप नए हैं शायद, अगर नए नहीं हैं, अगर पुराने हैं तो भूल जाइए कि सेबी नाम का कोई चिड़िया है। उसका काम है सर वो ऐसे ही इंट्राडे चालू, क्या इंट्राडे चालू रहेगा सर, इंट्राडे बंद होगा। ये किसने गलतफहमी फैला दिया मार्केट में, आपको किसी ने फैलाया क्या? हेडिंग देख देख के दूसरे लोगों के वीडियो के हेडिंग देखते होंगे, बंद हो जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग। जीवन में कभी देखा है बंद होते हुए? अगर आपने पिछले 20 साल से भी ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी इंट्राडे ट्रेडिंग देखा है बंद होते हुए? इंट्राडे ट्रेडिंग को तब तक भारत में बंद नहीं हो सकता सर, एक बात हमेशा याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग इंडिया में तब तक बंद नहीं हो सकता जब तक सारे ब्रोकर सरकारी ना बन जाए। ध्यान से सुना आपने, इंडिया में ब्रोकर तब तक, इंडिया में इंट्राडे ट्रेडिंग तब तक बंद नहीं हो सकता जब तक सारे ब्रोकर सरकारी नहीं बन जाएं, सरकार के तरफ से उसको पेमेंट नहीं मिलने लगे, तब तक कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग बंद नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रोकर की कमाई होती है इंट्राडे ट्रेडिंग से। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं हम और आप, एक छोटे से इन्वेस्टर, रिटेलर, ये सारे लोग, उसका दाल रोटी उसी से चलता है। अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाएगा सर तो बेचारा रोड पे आ जाएगा। जब रोड पर आ जाएगा तो एनईसी और बीएससी को पैसा कहाँ से मिलेगा सर? जो ब्रोकरेज से हिस्सा मिलता है, एसटीटी मिलता है, कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब वो मिलेगा नहीं तो एनईसी बीएससी अचार डालेगा बैठ कर, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए आप ये भूल जाइए कि इंट्राडे बंद होगा। इंट्राडे तब तक बंद नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि बंद नहीं हो सकता, तब तक बंद नहीं हो सकता जब तक सारे ब्रोकर सरकारी नहीं बन जाए या सरकार की तरफ से उनको पेमेंट नहीं मिलने लगे, तब तक कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग बंद नहीं होगा। पेमेंट, ब्रोकर को पेमेंट करने लगी, उसका घर रोटी चलाने लगी, काहे देगा आपको लिवरेज? दूसरे को क्यों लिवरेज देगा, क्यों मार्जिन देगा? वो उसका घर वैसे ही चल रहा है, फिर क्या टेंशन है ना। इसलिए ये सेबी तेबी ये सब चक्कर, ये रूल, इसको नौकरी बचाना है कि नहीं सर? इनको भी तो कुछ काम करना है, ये नहीं काम करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि सेबी नाम का कोई संस्था है? तो इसलिए समय दिमाग नहीं लगाइए, मस्ती से। हाँ, मार्जिन ऊपर नीचे होता है, जैसे किसी में 15 टाइम्स मिलता है तो अब किसी में 12 मिलेगा, किसी में 10 मिलेगा, है ना, किसी में 7 मिलेगा, कम नीचे हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बंद नहीं हो सकता। इस बात को मोटा मोटी से समझ लीजिए, और बाकी कोई फर्क नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल और अंतिम सवाल है कि विकास कुमार सिंह साहब गोड्डा झारखंड से लिख रहे हैं कि एस्टर डीएम 300 क्वांटिटी है, मैं 1 वीक के लिए लिया था, बाय 154, ये नीचे है, क्या करना चाहिए? आप जब लेते हैं कुछ स्टॉक सर, वो अचानक नीचे क्यों आता है? पिछले बार भी यही हुआ था आपके साथ, लेते हैं तो वो नीचे आ जाता है। एस्टर डीएम 300 क्वांटिटी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, 154 पर, ठीक है। एस्टर डीएम, चलिए चेक कर लेते हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर है ना, एस्टर डीएम हेल्थ केयर होगा, या 154 पे लिया तो 7 पॉइंट नीचे सर, क्या नीचे? इसको कोई नीचे बोलते ना। 160, 160 के ऊपर अगर ये निकल गया तो फिर अब वापस 170 180 तक जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस 140 का लगा के चलना होगा। एक बार हो सकता है आपको ये 140 तक आता हुआ दिखे तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर नीचे मैनेज कर सकते हैं, 135 पे भी सेफली रख सकते हैं, और 135 हालांकि नहीं आना चाहिए। और अगर एक बार वापस से 152 को ब्रेक कर जाता है तो 160 170 तक के भी टारगेट आपको आराम से दिखा देगा विकास जी, ये एस्टर डीएम। तो दोस्तों ये था सवालों का सिलसिला, 115 एपिसोड जो कल 8 मई 2021 सैटरडे को आप लोगों ने आपके सवाल मेरे जवाब में भेजा। जितने लोगों के रूल के हिसाब से नियम से आए, मैंने सारे लोगों के सवाल के जवाब दिए, और जिन्होंने रूल को तोड़ा उनके सवाल मैंने रिजेक्ट कर दिए, उनके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो फीडबैक ज़रूर दें, और लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल
और मेरा मोबाइल एप्लीकेशन RK ट्रेडिंग को गूगल प्ले से ज़रूर डाउनलोड करें। गूगल प्ले पे अवेलेबल है RK ट्रेडिंग मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ पे ज़रूर डाउनलोड करें और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन लेने के बाद स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलता हूँ दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।